नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। डोईवाला में एयरपोर्ट से सटे वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा हटाने के लिए वन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद जहां एयरपोर्ट विस्तार का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे एनजीओ और तमाम सामाजिक संस्थाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जंगल और पेड़ों का कुछ हिस्सा एयरपोर्ट विस्तार के लिए काटा जाना है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि जंगल के जितने पेड़ काटे जाएंगे उनके स्थान पर 2 गुने पेड़ दूसरी तरफ जरूर लगाए जाएंगे। तो डोईवाला में एयरपोर्ट विस्तार का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रालय ने वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा हटाने की अनुमति दे दी है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण से जो जुड़े लोग हैं, जो एनजीओस हैं, वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि इतने ज्यादा पेड़ काटने पर पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान होगा, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि वो जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे 2 गुने पेड़ एक साइड में लगाते हुए चले जाएंगे, ताकि आने वाले समय में उन पेड़ों का फायदा हो सके और पर्यावरण शुद्ध रह सके। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विरोध करने वालों को भी ये जवाब दे दिया है कि जितने भी पेड़ काटे जाएंगे उतने पेड़ एयरपोर्ट अथॉरिटी लगाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीति करने वालों को राज्य का हित भी सोचना चाहिए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। केवल पर्यटकों के लिए और आने वाले लोगों के लिए नहीं, इसका महत्व राष्ट्रीय महत्व है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर पेड़ कटते हैं तो उसकी जगह 3 गुना पेड़ लगाने की व्यवस्था है। क्या ये चाहते हैं कि जो टेहरी के विस्थापित लोग जो पहले यहाँ पर विस्थापित होकर आए हैं उनको पुनः विस्थापित किया जाए? इस तरह का षड्यंत्र ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं। रुड़की के पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का सालाना उर्स मेहंदी डोरी की रस्म के साथ शुरू किया गया। उर्स की पहली रस्म मेहंदी डोरी में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर पुलिस ने 11 नामजद समेत 180 लोगों के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मेहंदी डोरी की रस्म के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क और कोविड-19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन किए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं रुड़की की, जहां पर साबिर पाक का सालाना उर्स मेहंदी डोरी रस्म के साथ शुरुआत हुई, लेकिन इसमें कोरोना नियमों को ताक पर रखा गया, उसका उल्लंघन किया गया। करीब 180 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वहीं आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं देखकर कि सालाना उर्स तो है, लेकिन ऐसे में कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुंह पर कुछ लोग मास्क तो लगाए हुए नजर आए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर किसी तरह का कोई पालन नहीं हुआ है। कुछ लोग तो तस्वीरों में आपको दिख जाएंगे कि मुंह पर मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अरशद हुसैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरशद, ये जो सालाना ये जो उर्स होता है, इसमें हम देख रहे हैं कि जब रस्म अता की गई, यहाँ पर सैकड़ों लोग दिखाई दिए हैं, लेकिन कोविड-19 के नियमों को ताक पर रखकर। हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि पिरान कलियर में जो लोग उसमें पहुंच रहे हैं, पर अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। हालांकि अगर सोचा जाए तो मेला है, उर्स है, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल नहीं उठता, पर फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मजिस्ट्रेट के सुरक्षा अधिकारी ने यहाँ पर जो है ऐलान किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत अनिवार्य है, तो उसको लेकर लोग बिल्कुल जागरूक नहीं थे, जिसको लेकर 180 लोगों के खिलाफ यहाँ पर चालान लोगों का काटा गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि इतनी भीड़ में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और भीड़ के बावजूद जो है लोग एक दूसरे का ध्यान नहीं रख रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। लोग जो है बिल्कुल ही एक दूसरे को सटकर चल रहे हैं और कई कार्यक्रम रहते हैं यहाँ पर लोग एक के ऊपर एक भी चढ़े हुए दिखे, तो इसको लेकर काफी गंभीरता वाला विषय माना जा रहा है। तो इस मामले को लेकर जो है रुड़की सीओ ने बताया कि 180 लोगों के विरुद्ध इन लोगों ने जो है चालान की कार्रवाई की है। बिल्कुल अरशद, लेकिन जिस समय ये उर्स मेहंदी डोरी रस्म की शुरुआत हुई थी, क्या उस दौरान यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे? क्या उन्हें बताया नहीं जा रहा था जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मुंह पर मास्क लगाना है? देखिए, जब से मेले का आगाज हुआ था उसकी शुरुआत से ही पहले यहाँ पर जो है
एसपी देहात ने लोगों को बताया था, एक मीटिंग भी की थी। वहीं प्रशासनिक अधिकारी से बात करें तो जैन मजिस्ट्रेट ने भी बताया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है और सभी को मास्क लगाकर जो है हर कार्यक्रम, हर जगह पर भाग लेना है। तो उसी के चलते लोगों को पहले चेताया गया था, पर उसके बावजूद यहाँ पर किसी तरह से लोगों ने शायद अपनी मनमानी की है या उनकी बातों पर गौर नहीं किया। तो इसके चलते यहाँ पर काफी लोग ऐसे गए जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बहुत से लोग मास्क लगाए हुए थे, बहुत से लोगों ने मास्क का उपयोग भी नहीं किया। तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं कड़ा कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया और 180 लोगों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अर्शद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुड़की की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपदा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। करीब 180 लोगों के खिलाफ साबिर पाक का सालाना उर्स था, जिस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन यहाँ पर कोरोना के नियमों को ताक पर रखा गया, उसका उल्लंघन किया गया। इसी के तहत 180 लोगों के खिलाफ आपदा अधिनियम की तर्ज पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो रुड़की की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सालाना उर्स के दौरान लोगों ने कोरोना नियम का उल्लंघन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां नजर आ रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही मुंह पर मास्क लोगों के दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं रोकने की कोशिश की, बाद में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है 180 लोगों के खिलाफ और कुछ नामजद हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है आपदा अधिनियम के तहत। लेकिन सवाल यह है कि उससे पहले ही क्यों इन्हें रोका नहीं गया, क्यों परमिशन दी गई इतने सैकड़ों लोगों के इकट्ठा होने की। मसूरी नगर पालिका में वित्त अनियमितताओं की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी ने एसडीएम मसूरी को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता ने संयुक्त निदेशक शहरी विकास निदेशालय को शिकायती पत्र भेजकर सभासदों की कर कमेटी पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही सभासद जसवीर कौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दूधली चसखेत बुल्हाट में सड़क निर्माण को निविदा के आधार पर कार्य संपादित करना दिखाया गया है, जबकि मौके पर सड़क निर्माण हुआ ही नहीं और इन कार्यों के बिलों का भुगतान भी करवा लिया गया है। तो मसूरी में नगरपालिका में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कुछ लोग नजर आए हैं। बिना काम किए भुगतान करवाने का आरोप लगा है। शिकायती पत्र पर एडीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल कुछ कागजों में दिखाया गया है कि सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन असल सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है और साथ ही साथ जो भी बिल थे वो भी क्लियर करवा लिए गए हैं। तो मसूरी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर नगरपालिका में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। बिना काम के भुगतान करवाने का भी आरोप यहां लगा गया है। शिकायती पत्र पर एडीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लगातार शिकायत मिल रही थी, इसमें कई ऐसे अधिकारी थे जिनके नाम भी शामिल थे। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुनील सोनकर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये पूरा मामला किस तरह से है और इस पूरे मामले में अब तक क्या जांच हो पाई है? देखिए, ये पूरा मामला एक शिकायत पत्र यहाँ पर दिया गया है सभासदों जो कर कमेटी नगर मसूरी नगर पालिका की बनती है, उसमें कई करोड़ों की अनियमितताएं, खासकर कर का जो निर्धारण किया जाता है उसको निर्धारित करने में ये बताया जा रहा है कि जो कर कमेटी में जितने भी सभासद थे उनके द्वारा एक बड़ा घपला किया गया है और कई ऐसे काम किए गए, खासकर अगर सरकारी संपत्ति पे कब्जा करवाना या फिर जो सड़क निर्माण है वो सड़क निर्माण हुई नहीं है और उसका भुगतान किया जाना, इन सभी की लेकर शिकायत यहाँ पर की गई है और उसका अब कहीं ना कहीं संज्ञान प्रशासन ने लिया है और जो एडीएम फाइनेंस है यहाँ पर उनके द्वारा ये जांच पूरी एसडीएम मसूरी को दे दी गई है और ये कहा गया है कि एक कमेटी बनाकर जिसमें जो ट्रेजरी विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनको शामिल कर ये पूरी जांच को किया जाए और जो भी जांच रिपोर्ट है वो तत्काल प्रशासन को सम्मिलित की जाए, जिससे कि अगर दोष सिद्ध होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वही हमने इस संबंध में जब कर समिति के जो उस समय सदस्य रहे, खासकर सभासद जसवीर कौर, प्रताप पवार और दर्शन रावत, तो उनका ये कहना है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है और उन्होंने जो भी कर निर्धारण किए हैं वो नियम अनुसार किए गए हैं। ऐसे में पालिका अध्यक्ष ये पूरा एक षड्यंत्र उनके खिलाफ। बिल्कुल, लेकिन सुनील, बड़ा सवाल ये भी है कि भुगतान करवाने का आरोप भी लगाया, साथ ही साथ जो बिल्स थे, जो बने थे बिल्स, वो भी क्लियर हो चुके हैं। आखिर वो बिल कैसे क्लियर हो सकते हैं, ये भी जांच का विषय है। यही एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि जितनी भी वित्तीय पावर होती है वो अध्यक्ष के पास होती है। ऐसे में जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पालिका सभासदों ने काम करा दिया, बिल पास करा दिए,
पर वही सवाल उठता है कि जो साइनिंग अथॉरिटी है वो तो पालिका अध्यक्ष है। ऐसे में पालिका अध्यक्ष को ये संज्ञान में क्यों नहीं आया कि इतना बड़ा घोटाला सभासद कर रहे हैं और वो उनको पता ही नहीं लगा। तो पूरा मामला कहीं ना कहीं पूरी दाल काली नजर आ रही है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये सूत्रों से ये पता लग रहा है कि पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कई जांचें यहाँ पर आ गई है। सुनील, नगर पालिका ने अपने बचाव में किस तरह के बयान दिए हैं? जी देखिए, क्योंकि अभी बचाव, जैसे मैंने बताया कि जब हमारी सभासदों से बात हुई तो उन्होंने कहा वो किसी भी जांच के लिए तैयार है और जैसे ही जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि साइनिंग अथॉरिटी पालिका अध्यक्ष के पास होती है, ऐसे में ये संभव ही नहीं है कि बिना पालिका अध्यक्ष के, या अगर घोटाला हुआ है तो उनके बिना संज्ञान में ये घोटाला हो गया होगा। तो इसी को लेकर अब जांच होती है, क्योंकि एसडीएम मसूरी ने जांच शुरू कर दी है और उनका ये कहना है कि वो बड़ी बारीकी से सारे पहलुओं पे काम कर रहे हैं और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि कितना घोटाला इस पूरी सारी चीजों। बिल्कुल सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड बीजेपी ने कॉर्पोरेट कल्चर को अपना लिया है। कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह बीजेपी ने अब अपने ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ऑफिस बॉय से लेकर अन्य कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसमें बीजेपी ने अपने कर्मचारियों के लिए स्काई ब्लू शर्ट और काली पैंट का ड्रेस कोड लागू किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस फैसले पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी कॉर्पोरेट घरानों की पार्टी है। तो देहरादून से ये जानकारी मिली है। दरअसल बीजेपी ने कॉर्पोरेट कल्चर को अपना लिया है। ऑफिस कर्मचारियों से लेकर ऑफिस बॉय तक के लिए ड्रेस कोड यहां पर तैयार किया गया है बीजेपी के इस ड्रेस कोड पर। लेकिन कांग्रेस अब तंज कस रही है। कांग्रेस का निशाना साफ तौर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी कॉर्पोरेट घरानों की पार्टी है और इसी वजह से कॉर्पोरेट को लगातार अपनाती हुई नजर आ रही है। तो बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर लगातार प्रदेश सरकार को घेरती आई है और अब एक नया मुद्दा जो है कांग्रेस को मिल गया है। हरिद्वार में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी अब्दुल मलिक रेलवे के उच्च अधिकारियों की टीम की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, जिसके चलते एक बार फिर उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी और कहा कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ आत्मदाह करेगी। दरअसल हरिद्वार में रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी अब्दुल मलिक दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनका ये हाल हुआ है, जबकि डॉक्टर ने दवाई देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उन्होंने रेलवे के उच्च अधिकारियों तक से गुहार लगाई। हालांकि जांच हुई जिसमें उनसे कोई गवाही तक नहीं ली गई और आरोपी डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी गई, जिसके कारण मानसिक रूप से परेशान अब्दुल मलिक आगामी 28 अक्टूबर को हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर आत्मदाह करने की चेतावनी दे रहे हैं। हरिद्वार का एक पूरा मामला है जहां पर रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। अधिकारियों की रिपोर्ट से वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि मुझसे किसी तरह का कोई बयान नहीं लिया गया है, ना ही मुझसे कुछ पूछा गया है और डॉक्टर्स को क्लीन चिट दे दी गई है। तो उससे वो काफी नाराज है। उनका कहना है कि वो आत्मदाह करेंगे आगामी 28 अक्टूबर को और साथ ही साथ उनकी जो पत्नी है वो भी आत्मदाह करेगी। तो हरिद्वार का पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर अधिकारियों की रिपोर्ट से संतुष्ट ना होकर रिटायर्ड कर्मी ने आत्मदाह की धमकी दी है। उनका कहना है कि वो दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। डॉक्टर ने उनका इलाज किया लेकिन उसमें किसी तरह का घोटाला किया था, किसी तरह की गड़बड़ी की थी। तो इस पूरे मामले में उन्होंने रेलवे अधिकारियों से गुहार लगाई थी और इसके बाद जांच भी हुई थी, लेकिन जांच से वो संतुष्ट नहीं है और डॉक्टर्स को क्लीन चिट दे दी गई है, जिससे वो कर्मचारी बेहद नाराज नजर आए। उनका कहना है कि वो पत्नी के साथ आत्मदाह करेंगे 28 अक्टूबर को। तो हरिद्वार से पूरा मामला सामने आया, जहां पर अधिकारियों की रिपोर्ट से रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। उनका यह कहना है कि वो अधिकारियों ने जो रिपोर्ट बनाई है उससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने किसी तरह का कोई बयान हमसे नहीं लिया है और साथ ही साथ डॉक्टर्स जिन्होंने उनका इलाज किया था उनको भी क्लीन चिट दे दी गई है। ऐसे में वो मानसिक तौर पर पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, प्रताड़ना झेल रहे हैं। आगामी 28 अक्टूबर को वो अपनी पत्नी के साथ आत्मदाह करेंगे, ऐसी धमकी उन्होंने दी है। धर्म नगरी में आए दिन
पड़ने वाले स्नान और जाम के चलते जहां आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं ट्रैफिक पुलिस के जरिए लगातार भारी वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसका सीधा असर हरिद्वार के सिडकुल को झेलना पड़ता है। आगामी कुंभ से सिडकुल के उद्यमी परेशान हैं। इसी को लेकर उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश से बातचीत की और हरिद्वार के एक होटल में बैठक की, जिसमें कई बिंदुओं पर बात हुई। साथ ही सिडकुल एसोसिएशन के महामंत्री राज अरोरा ने बताया कि रेलवे के जरिए हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही रेलवे लाइन सिडकुल पहुंच जाएगी। तो हरिद्वार का एक पूरा मामला जहां पर ट्रैफिक जाम और वाहनों पर प्रतिबंध से कारोबार पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कारोबारी बेहद परेशान है। सिडकुल एसोसिएशन ने रेल प्रबंधक के साथ बैठक की है। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ ऐसी जानकारी मिल रही है कि सीधी सड़क जो है वो सिडकुल तक पहुंच जाएगी आने वाले कुंभ तक। एसोसिएशन के साथ में एक जॉइंट मीटिंग थी और ये जो समन्वय मीटिंग थी, इसका उद्देश्य ये था कि जो उत्तराखंड से जो सामान का ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में होता है वो रेल के थ्रू कैसे बढ़े और कैसे एफिशिएंटली चल सके। तो इसके विषय में ये मीटिंग थी। इसमें जो सिडकुल के अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे, उनके भी हमें इनपुट मिले हैं, प्लस इंडस्ट्री की हमारी क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ की इंडस्ट्री की वो भी हमें पता चला। तो अब हम लोग मिल करके हम एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और जॉइंटली इस पे वर्क करके कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की एक्सपेक्टेशन है हरिद्वार की और हरिद्वार की जनता की और जो सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स की, उसको हम लोग मीट कर सकें। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? सिडकुल एसोसिएशन ने बैठक तो की है, लेकिन ज्यादा खुश जो एसोसिएशन है वो दिखाई नहीं दे रहा है। देखा जो आपको बता दें कि आए दिन जो है जो गंगा के स्नान पड़ते हैं उसको लेकर जो है लगातार जो है यातायात पुलिस द्वारा भारी वाहनों को प्रतिबंध कर दिया जाता है। और देखने वाली बात यह कि आने वाले समय में काफी उनके माथे पर शिकन देखी जा सकती है, जिसके चलते लगातार जी बिल्कुल नरेश, किस तरह की परेशानी यहाँ पर आम जनता को होती है, क्योंकि जाम की स्थिति से लगातार हरिद्वार जो है जूझता है और तमाम स्नान पड़ते हैं। आने वाले कुंभ को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? लेकिन निश्चित रूप से देखिए फ्लाईओवर लगातार बन रहे हैं और आगामी कुंभ को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। लेकिन जो सिडकुल प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना है कि जो उद्यमी है उनका भारी नुकसान लगातार होता है। और कुंभ में भी क्या होगा कि जो भारी वाहन है उनका पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, जिससे उनका जो है पूरे देश में जो सिडकुल से जो माल बनेगा उसको निर्यात यहाँ से किया जाता है, यहाँ से जाता है। लेकिन जब भारी वाहनों को बंद कर दिया जाएगा तो उनका गहरा असर पड़ेगा। इसी को चलते उन्होंने रेलवे से गुहार लगाई है कि वो कम से कम एक ट्रांसपोर्टेशन रेलवे कहीं पर बना दे, जिससे यहाँ से माल अन्य जगह जा सके जी, और किसी को कोई परेशानी भी ना हो। बिल्कुल, शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार में बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। दरअसल सिडकुल एसोसिएशन के बीच बैठक हुई। बैठक में ट्रैफिक जाम और वाहनों पर प्रतिबंध से कारोबार पर असर पड़ रहा है, इसका जिक्र हुआ है। सिडकुल एसोसिएशन ने रेल प्रबंधक से बातचीत की है और एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें परेशानी हो रही है, काम पर असर पड़ रहा है, साथ ही साथ आम जनता पर भी इसका काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में युवा कांग्रेस ने पूछता है उत्तराखंड नाम से एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क देहरादून के बाहर धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस देहरादून जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने कहा है कि इस मुहिम के तहत प्रदेश सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। युवा कांग्रेस आम जन के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी। तो देहरादून में यूथ कांग्रेस ने पूछता है उत्तराखंड नाम से एक मुहिम का आगाज किया है। आमजन के मुद्दों को लेकर जनता के बीच यूथ कांग्रेस जाएगी, ऐसी प्लानिंग चल रही है कांग्रेस की। अभियान के तहत गांधी पार्क में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देहरादून की तस्वीरें जहां पर यूथ कांग्रेस ने एक अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है पूछता है उत्तराखंड। इसके तहत वो तमाम जो आमजन से जुड़े मुद्दे हैं वो उठाएंगे और जनता के बीच लेकर जाएंगे। जोशीमठ विकासखंड के चोरमी पेया के ग्रामीणों ने 7वें दिन भी जल विद्युत परियोजना कंपनी एनटीपीसी से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखा।
एनटीपीसी के सुरंग निर्माण से आवासीय मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिसके मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के सख्त निर्देशों के बाद भी कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच समझौता नहीं हो पाया। एनटीपीसी जहां ग्रामीणों पर सामाजिक दूरी नहीं बनाने का ठीकरा फोड़कर खुद धरने स्थल से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं ग्रामीण भी अब इस पर आर पार की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जोशीमठ का ये पूरा मामला है, जहां पर एनटीपीसी के खिलाफ ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार 7वें दिन भी जारी है। उनका कहना है कि जो सुरंगें बनाई जा रही हैं उनसे उनके मकानों को काफी क्षति पहुंच रही है, तो नुकसान की भरपाई हो। और यहां पर उनको पानी की दिक्कत हो रही है क्योंकि कई पाइपलाइंस टूट चुकी है, तो उसकी भी उन्हें सहूलियत मिलनी चाहिए। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हम लगातार देख रहे हैं कि जोशीमठ में जो एनटीसीपी के तहत काम चल रहा है उससे ग्रामीणों को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन एनटीपीसी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जी देखिए, यहाँ पे जो जोशीमठ ब्लॉक के 94 पहिया के ग्रामीण है, ये पिछले एक हफ्ते से लगातार एनटीपीसी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दरअसल इनकी मांगे हैं कि जल जंगल जमीन और जो पेयजल की जो समस्या है, जो एडी चोरमी एडी पे जो सुरंग बनी है, इसके चलते इनका जल स्रोत सूख गए हैं और रोजगार और कई अन्य मांगों को लेकर 7 दिनों से आप देख रहे हैं किस तरह से गांव से आई हुई महिलाएं लगातार एक हफ्ते से धरने पर बैठी हुई है। लेकिन नवरत्न कंपनी एनटीपीसी सोशल डिस्टेंसिंग के ठीकरा जो है फोड़ते हुए जो है यहाँ पे वार्ता करने से बाज आ रही है। जी बिल्कुल। और संजय, लगातार हम देख रहे हैं कि ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि उनके मकानों को नुकसान हो रहा है। एनटीपीसी ये कह रही है कि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए वो उनसे मुलाकात नहीं कर पा रही है। आखिर एनटीपीसी के मन में क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत जी के बीच बचाव करने के बावजूद भी एनटीपीसी और प्रशासन जो है ग्रामीणों से वार्ता करने में कतरा रहा है। कहीं न कहीं इससे कई मायने निकलते हैं। हालांकि आज प्रशासन ने एक पत्र तैयार किया हुआ है और ग्रामीणों तक पहुंच गया है, जिसमें एक द्विपक्षीय वार्ता करके समझौते की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कल की ये वार्ता सफल होती है कि नहीं। थी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। पौड़ी में जनप्रतिनिधियों के और ब्लॉक प्रमुख के जरिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी का कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान किया गया। साथ ही ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों की कोरोना सैंपलिंग और टेस्टिंग भी कराई गई। इसके साथ ही न्यायपालिका स्तर पर ग्रामीणों की कोरोना सैंपलिंग और टेस्टिंग शुरू की जा रही है। ब्लॉक प्रमुख दीपक सुखसाल ने कहा है कि पौड़ी ब्लॉक में ही कोरोना महामारी के दौरान करीब 10,000 से आसपास लोग क्वारंटाइन हुए, जिनके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर छोटे बड़े इंतजाम सीमित संसाधनों के बावजूद सभी ने मिलकर बखूबी अंजाम दिया, जिसके लिए उन्हें कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान देना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।